मेरे पति का देहांत हुआ है और आप चाहते हैं कि मैं शासन की बागडोर संभाल लूं। मजबूरी है महारानी। अगर आपने अब शासन नहीं संभाला तो राज्य बिखर जाएगा और पड़ोसी राज्यों में बहुत बुरा संकेत जाएगा। आप समझिए। राजेश्वरी ने गहरी सोच के बाद अनिच्छा से हामी भर दी। अगले दिन राजेश्वरी को मधुबन राज्य की रानी घोषित कर दिया गया और शासन की बागडोर उसके हाथों में आ गई। सेनापति, शासन की बागडोर तो मेरे हाथ में आ गई है, लेकिन राज्य चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। हमारा राजकोष खाली है, हम राज्य कैसे चलाएंगे? सेनापति गहरी सोच में डूब गया। महारानी, मैं जानता हूं कि महाराज ने अपना खजाना कहां रखा था। आप चिंता मत कीजिए, वो सुरक्षित है। इतना कहकर सेनापति अपने घोड़े पर सवार होकर उस गुफा की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वो गुफा के बाहर पहुंचा, वो दृश्य देखकर चौंक गया। गुफा के बाहर एक व्यक्ति पत्थर बना हुआ था। हो, ये तो मंत्री जगन्नाथ है और ये इसका दूसरा साथी है। पर ये पत्थर के कैसे बन गए? और अच्छा, तो फिर तो इसके और भी साथी जरूर होंगे। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी हुई चाबियों पर पड़ी। सेनापति ने उन चाबियों को उठा लिया। तो इसका मतलब मंत्री जगन्नाथ को इस बात की खबर थी कि महाराज ने यह खजाना इस गुफा के अंदर रखा था। लेकिन उसे इतनी गुप्त सूचना मिली कहां से? क्योंकि इस रहस्य को तो केवल मैं और महाराज ही जानते थे। और अगर मंत्री जगन्नाथ पत्थर का बन चुका है तो फिर महाराज की हत्या किसने की? जरूर ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है। सेनापति के मन में कई सवाल उठने लगे। कुछ देर बाद वो अपने घोड़े पर सवार होकर सीधा महल की ओर रवाना हुआ। इधर दूसरी ओर भीखन अपने परिवार को लेकर पहाड़ी पर बने घने जंगल के सामने एक कुटिया के पास पहुंचा। क्या यही वो कुटिया है जिसके बारे में वैद्य जी ने बताया था? हाँ, लग तो यही रहा है गौरी। तभी कुटिया से एक साधु बाहर निकला और भीखन को देखकर रहस्यमयी अंदाज में बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, आओ। हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा साधु महाराज। साधु भीखन को घूरने लगा। क्षमा कीजिएगा साधु महाराज, मैं भूल गया था कि आप अंतर